સૌથી સચોટ ફક્ત ને ફક્ત ગુજરાત ફર્સ્ટ પર। આ સાથે જ વાગી ચૂક્યું છે બઝર, એટલે કે મળી રહ્યા છે ચૂંટણી સંબંધિત મહત્વના ખબર। લોકસભા ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા હવે પ્રચંડ પ્રચાર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે। કોંગ્રેસના મહામંત્રી પ્રિયંકા ગાંધી પ્રચાર માટે બનાસકાંઠામાં ન્યાય સંકલ્પ રેલીના નારા હેઠળ પ્રિયંકા ગાંધીની સભાનું આયોજન। જ્ઞાનીબેન ઠાકોર, ચંદનજી ઠાકોરના સમર્થનમાં સભાનું આયોજન। પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ઉત્તર કોંગ્રેસના નેતાઓ આ સભામાં ઉપસ્થિત। તો બનાસકાંઠાના સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના જે ઉમેદવાર છે એ ઉમેદવારના સમર્થનમાં કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રચંડ પ્રચાર। અહીં કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ ઉપસ્થિત। અંબે માતાજીની આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આજ શનિવાર છે, ગેળા હનુમાનજીના દર્શન કરી એમને માથું નમાવીને આવ્યા છીએ। આપનો આ સૌના આશીર્વાદ મળે। કોઈ સમય આપની અને પ્રિયંકાજીની વચ્ચે લેવા નથી માંગતો। આપણે તો મળતા રહીએ છીએ અને વાતો કરતા રહીએ છીએ। આપ સૌએ જે આશીર્વાદ અને પ્રેમ જ્ઞાનીબેનને આપ્યો છે એ માટે બનાસકાંઠાના તમામ જ્ઞાતિના લોકોનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। અને હું વિનંતી કરીશ આપણા આજના મહેમાન अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ना महामंत्री राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आइए और हमें संबोधित कीजिए। प्रियंका गांधी। सुनाई दे रहे? प्यारी बहनों, प्यारे भाई, बहुत समय से इंतजार कर रहे होंगे आप। हाँ? आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना इंतजार किया। श्री शक्तिसिंह गोहिल जी, श्रीमती ज्ञानीबेन ठाकुर जी, श्री जगदीश ठाकुर जी, श्री जिग्नेश मेवानी जी, श्री रामकिशन ओझा जी, श्री भरत सिंह बघेला जी, श्री बलदेव ठाकुर जी, श्री राजू भैया भाई जोशी जी, कांतिबाई खर्दी जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। अभी मुझे मां अंबा जी का एक चित्र दिया गया, इसलिए शायद उचित रहेगा एक बार सभा शुरू करने से पहले मेरे साथ मां अंबा जी की जोर से एक बार जय कहिए। मां अंबा जी की, मां नटेश्वरी जी की और गेड़ा हनुमान जी की जय। देखिए, ये गुजरात की धरती है। यहाँ से इस दुनिया के सबसे शायद इस पूरी हमारी जो पीढ़ी है और इससे पहले की पीढ़ियां, उसमें शायद दुनिया की सबसे महान हस्ती आपने गुजरात में इस दुनिया को दी। महात्मा गांधी जी यहाँ पे जन्मे। श्री सरदार पटेल जी भी गुजरात के ही पुत्र थे। वीर रणछोड़ रबाड़ी जी भी इसी धरती के थे। ये सारे महापुरुष किस लिए लड़े? ये सारे महापुरुष
आपकी आजादी के लिए लड़े। ठीक है, ये पुरानी बात है। 70 साल निकल गए, बीत गए, हमारा देश आजाद है, स्वतंत्र है, हमारे देश में एक संविधान बना, इसी लड़ाई से उभरा। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने बड़े बड़े महापुरुष रहे, चाहे पटेल जी हो, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सब ने लड़कर, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर हमारे देश को आजाद करवाया और हमें एक संविधान दिया। ये संविधान जो उन्होंने हमें दिया, इसका महत्व आपको समझना पड़ेगा। आज बहुत ही जरूरी है कि आप कुछ मूल बातें, जो गहरी बातें हैं हमारे देश की राजनीति के बारे में और अपने जीवन के बारे में, आप ठीक ढंग से समझें, ताकि जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं चुनाव में, वो आप सोच समझ के और सारी जानकारी लेके लें। जब हम संविधान की बात करते हैं, खास इसलिए हम आज ये बात उठा रहे हैं क्योंकि भाजपा के कई नेताओं ने, जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ मंत्रियों ने, देश भर में जो घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा फिर से जीतेगी तो संविधान बदला जाएगा। तो आज सबसे पहली बात मैं संविधान के बारे में करना चाहती हूँ, क्योंकि ये संविधान क्या है और किस तरह से आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये समझना जरूरी है। संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं। सबसे बड़ा अधिकार यह है कि आप वोट डाल सकते हो। ये आपको अधिकार दिया गया है, देश के किसान को, देश के गरीब को, देश के मजदूर को और देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, देश के बड़े बड़े शख्सों को भी यही एक अधिकार मिला है। मतलब सबका एक समान अधिकार है। जितना आपकी वोट में शक्ति है, उतनी शक्ति उनके वोट में है। उनकी वोट में आपसे ज्यादा शक्ति नहीं है। देश में जितने भी देशवासी हैं, उनका एक समान अधिकार ये वोट है। ये वोट संविधान ने दिया है आपको। आरक्षण भी संविधान ने दिए हैं आपको। तो जो आरक्षण का अधिकार है कि किसी समुदाय को या किसी जाति को अगर लगता है कि ठीक ढंग से मौके नहीं मिल रहे हैं, काफी सालों से उनके साथ अत्याचार हुआ है या शोषण हुआ है, तो संविधान कहता है कि आपको कुछ अधिकार मिलने चाहिए और आपको आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब रोजगार मिलता है तो आपके लिए कुछ रोजगार आरक्षित हो, ये भी संविधान आपको देता है। तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आपको संविधान द्वारा मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी की आलोचना करना चाहें या किसी नेता से या राजनीतिक दल से सवाल उठाना चाहें कि क्या किया है मेरे लिए, ऐसा काम आपने क्यों किया, तो आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। ये भी अधिकार आपको संविधान ने दिया है। अब जब ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं, तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं, वो अधिकार कम करेंगे, उनको कमजोर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप आज की राजनीति को देखें और समझें, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वो ये काम किया है कि जनता के अधिकारों को कमजोर किया है। एक जमाने में, मैं हमेशा ये कहानी बताती हूँ, एक जमाने में बड़े बड़े प्रधानमंत्री होते थे, वो आपके गांव आते थे, वो आपके घरों में आते थे, और जब आपके घरों और आपके गांव में आते थे तो आप अपना हक मांगते थे। मैंने खुद अपने पिताजी, अपनी दादी जी के साथ देखा है। मैं यूपी के किसी छोटे से गांव में गई, एकदम पिछड़े जिले में, जहां पे मेरा पहुंचना आज के दिन मुश्किल था, क्योंकि बहुत लंबा सफर था गाड़ी से। रास्ते में हेलीकॉप्टर लिया, फिर गाड़ी ली, फिर पहुंची।
तो एक छोटी सी बुढ़िया ने मुझे बताया, छोटी इसलिए क्योंकि इतनी बुढ़िया थी कि वो ऐसी झुकी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी दादी जी आई थी तो जो खीर मैं आपको खिला रही हूँ ऐसी ही खीर बना के मैंने उनको खिलाया। मैं अपने पिताजी के साथ गांव जाती थी, उनके पीछे पीछे, तो अपने ही संसदीय क्षेत्र में जब वो किसी के घर में चले जाते तो अगर कोई सुविधा नहीं मिली होती, या पानी नहीं आ रहा है, या उस जमाने में वो इंडिया मार्क 1 लगता था, वो नल नहीं लगा है, या सड़क नहीं बनी है, तो डांट खाते थे। जनता डांटती थी कि आप प्रधानमंत्री हैं, हमारा नल नहीं लगाया आपने। और लोग कहते थे उनसे कि देखिए वोट हम आपको तब देंगे जब आप सड़क बनाएंगे, जब आप पानी लाएंगे। प्यार तो हम आपको बहुत करते हैं, आओ खाओ चाय पियो, लेकिन वोट तब मिलेगा जब आप हमारा काम करेंगे। ये राजनीति थी एक जमाने की। और इस राजनीति का आधार किसने डाला? गुजरात के सबसे महान बेटे ने डाला, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने सारे नेताओं से अपनी संपत्ति छुड़वाई, सबको जमीन पे लाए, सबको घरों में ले गए, गरीबों के की समस्याओं को सुनो, और जो जनता है देश की वो सर्वोपरि है। ये बात गांधी जी ने सिखाई। और गांधी जी ने कहां से सीखी ये बात? खुद भगवत गीता से, हिंदू धर्म से। जो महान गुरु होते थे हमारे, उनसे पहले वो सारे आपके बीच आते थे, पैदल चलते थे, सुनते थे कि समस्याएं क्या है, कि मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे चला रही हो अपना जीवन, महंगाई हो रही है, कुछ खरीद पा रही हो, कमाई कैसे आ रही है, घर पे जाती हो, क्या मुश्किल है जब घर पहुंचती हो काम करने के बाद खेती में। किसानों से पूछते थे, समझते थे, मजदूरों की समस्याएं समझते थे, और उसी आधार पे अपनी नीतियां बनाते थे। तो अगर कोई नीति बनती थी देश में तो उसे इस आधार पे बनती, जैसे अगर मजदूरों के लिए कोई नीति बनती तो मजदूरों से बातचीत करके बनती, किसानों के लिए कोई नीति बनती तो किसानों की समस्याओं को समझ के, उनकी मुश्किलों को देख के बनती। इसीलिए जो हमारी परंपरा है कांग्रेस पार्टी में, जो महात्मा गांधी, जिस परंपरा की नींव महात्मा गांधी जी ने डाली और जिस परंपरा के तहत हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने काम किया, वो परंपरा ये थी कि नीतियां आपके लिए बनी, जो आपकी सुविधा के लिए बनती है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बनती है, वही नीति सही है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, जरा उनकी कार्यशैली को आप देखिए। गुजरात ने उनको सब कुछ दिया, उनको सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको सत्ता दी। आज प्रधानमंत्री बने, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। जब जब आप उनको देखते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, आप टीवी पे उनको देखते हैं कि नहीं? देखते हैं टीवी पे? देखते हैं ना? दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं आपको? बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ दिखते हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दिखते हैं ना? बड़े बड़े खरबपतियों के साथ दिखते हैं, सेठों के साथ दिखते हैं। कभी आपने उनको किसी किसान के घर जाते हुए देखा है? कभी आपने उनको किसी गरीब के घर में जाते हुए देखा है? मैंने यूपी में काम किया पिछले 5 सालों से। वहां पे उनका संसदीय क्षेत्र है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी किसी एक गरीब के घर नहीं गए हैं। कभी नहीं पूछा है इन 10 सालों में कि भाई तुम कैसे हो। किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है, लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, महीनों के लिए उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान।
लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते। जब उनको पता चलता है कि चुनाव आ रहा है और ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमें वोट नहीं मिलेगा, तब चुनाव के 2 महीने पहले वो कानून बदल देते हैं। ये है उनकी कार्यशैली। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बार इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो। हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के तेल का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को? हटाया उस प्रत्याशी को? आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे। आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात, आपकी सुनवाई हुई। मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला, हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे, और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। आज मेरी बहनों, जहां जहां महिलाओं का अपमान किया गया है, वहां मोदी जी की सरकार ने, जिन्होंने अपमान किया, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनका साथ दिया है, उनके पक्ष में खड़ी हुई है इनकी सरकार, आपके पक्ष में नहीं। हाथरस में महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको जला के मार डाला। भाजपा की सरकार ने उनको बचाया जिसने अत्याचार किया था। उन्नाव में हुआ, मैं उस महिला के घर गई, कोई ऐसा अत्याचार नहीं था जो उसके परिवार पे नहीं बरसाया गया, क्योंकि उस महिला ने आवाज उठाई। उसके साथ अत्याचार करने वाला एक भाजपा के प्रधान का रिश्तेदार था। उस महिला ने, नौजवान थी, आवाज उठाई, कचहरी में गई केस डालने। जहां वो अपमान हुआ था वहां केस नहीं डाला गया, तो अगले जिले में चली गई, वहां से डाला। रोज सुबह अकेली जाती थी 6 बजे ट्रेन लेकर अगले जिले में, वहां पे कचहरी में जाती थी अपने केस की सुनवाई के लिए। एक दिन जब वापस आ रही थी तो उसको जलाकर मार डाला। 1 किलोमीटर जलते हुए चली, कोई आया नहीं मदद करने के लिए, पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आया।
जब मैं उसके घर गई तो उसके पिताजी ने मुझे बताया कि क्योंकि उसने आवाज उठाई थी, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिताजी को पीटा गया था, पिताजी के खेत जला डाले थे, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मोदी जी ने कोई मदद नहीं की। हमारी बड़ी बड़ी ओलंपिक की मेडलिस्ट महिलाएं जो लड़ी देश के लिए मेडल लाई, जब मेडल लाई तो मोदी जी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई और सारे अखबारों में लिखा था कि देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की वजह से ये मेडल लेके घर आई है। जब वही महिला सड़क पे उतरी क्योंकि उसके साथ अत्याचार हुआ था, मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। उस महिला ने, उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने मुझे बताया कि दीदी मैंने सोचा था कि मैंने इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, मेडल लाई हूं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के मांग करूंगी तो जरूर मेरे साथ न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आपको मालूम है क्या तोहफा मिला उसको? जिसने उस पे अत्याचार किया आज उसका बेटा भाजपा के टिकट पे खड़ा। जिस तरह से जिसने यहाँ पे आपकी महिलाओं का अपमान किया उसके बेटे को टिकट दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में इसके बेटे को भी टिकट दिया। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की असलियत। और जैसे मैंने कहा, घिरे हुए हैं सत्ता से, अब आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते। बताइए, अगर गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इतनी दूर जाकर वाराणसी में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कट चुके हैं आपसे। आपसे जो फायदा निकलना था बहनों और भाइयों, निकाल लिया। आपने सत्ता दी, मुख्यमंत्री बनाया, कई बार बनाया, यहाँ उनको सत्ता मिली, नाम मिला, आपके समर्थन से उनको सम्मान मिला, यहाँ से चले गए प्रधानमंत्री बनने, आपको भूल चुके हैं और आपसे कट चुके हैं। ये किसानों की धरती है, यहाँ अनार, आलू, जीरा पैदा करते हैं आप। आपसे पूछना चाहती हूँ, मोदी जी की 10 तो आप बाहर जाती हो, काम करती हो, घर आती हो और काम करती हो। इसीलिए आपके लिए हमने सोचा है कि जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसको हमारी सरकार 8,500 रुपए हर महीने दिलवाएगी। ये पैसे सीधे आपके खाते में जाएंगे, मतलब कि एक साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 50% जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। पहले के आरक्षण है उसी के तहत उल्लंघन करेगा। मेरी बहनें, मैंने महंगाई की बात की, मैं जानती हूं और समझती हूं कि आप पर कितना बोझ है। जो समाज है उसका बोझ भी आप उठाती हो, समाज की परवरिश भी आप करती हो। जब अपने बच्चों को बड़ा करती हो, मेहनत से उनकी हर चीज देखती हो, बच्चा बीमार पड़ता है उसका इलाज, बुखार होता है उसकी देखभाल, खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ाई की कि नहीं की, स्कूल जा रहा है ठीक से कि नहीं जा रहा है, ये सारे काम आप करते हो अपनी नौकरी या अपने रोजगार या अपनी खेती के अलावा। तो आप बाहर जाती हो, काम करती हो, घर आती हो और काम करती हो। इसीलिए आपके लिए हमने सोचा है कि जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसको हमारी सरकार 8,500 रुपए हर महीने दिलवाएगी। ये पैसे सीधे आपके खाते में जाएंगे, मतलब कि 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 50% जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पहले के आरक्षण है उसी के तहत। तो ये हमने आपके लिए सोचा है। और आंगनवाड़ी, आशा बहुएं और जो मिड डे मील्स में महिलाएं काम करती हैं, केंद्र का जो योगदान है आपके मानदेय के लिए वो बढ़ाया जाएगा, दुगना किया जाएगा ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए।
तो सबके लिए हमने कुछ सोचा है, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में आप जब मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो आपके सामने अन्य मुश्किलें आती हैं। आप बड़ा करते हैं बच्चों को, आपके यहाँ अगर गांव में पाठशाला है या कोई सुविधा है ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनको यूनिवर्सिटी जाना होता है, विश्वविद्यालय में जाना होता है, तो नई मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि फीस भरनी पड़ती है। किस तरह से वो पढ़ाई खत्म करेंगे। यहाँ गुजरात में ज्यादातर प्राइवेट विश्वविद्यालय खुले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस है। जितने भी माँ बाप हैं, चाहे कितने भी गरीब हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कुछ भी हो, आज के दिन सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो ताकि उसको अच्छा रोजगार मिले। सही बात है कि नहीं? और आप किसी भी हालत में कैसे भी कर्ज लेकर, मजदूरी करके, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करके आप कमाते हैं, इसीलिए कि आपके बच्चों की परवरिश हो और वो बड़े हो के शिक्षित हो और उनको नौकरी मिले। ये सही बात है कि नहीं? अब आपने शिक्षित कर दिया, किसी न किसी तरह से आपने कर्ज लेकर बच्चे को शिक्षित कर दिया। बच्चा परीक्षा देने जाता है भर्ती के लिए, और आज क्या हो रहा है, पूरे देश भर में पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाते हैं। जो फीस आपने ट्यूशन के लिए भरी है, जितनी मेहनत बच्चे ने की है, सारी ऐसे ही गवाई जाती है। उसको पता नहीं होता कि फिर से पेपर देना है, शायद उसमें भी लीक हो जाए। कितने साल इंतजार करना पड़ेगा, या कुछ महीनों बाद फिर से इम्तिहान देना पड़ेगा। मानसिक तनाव होता है, कुछ पता नहीं होता कि भविष्य में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ऐसे बच्चों से मिली हूं जिन्होंने भर्ती की परीक्षा दी और सालों के लिए इंतजार करते रहे। एक बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, एक सूची भी निकल आई, उसमें भी नाम था, रोजगार नहीं आया मिला, क्योंकि लीक पे लीक होते गया, घोटाले पे घोटाले होते गए। जीपीपीएससी का इधर पेपर लीक हुआ, टैट का टीचर का पेपर लीक हुआ। 10 सालों में जब से इनकी सरकार है 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो अब क्या करें नौजवान? भर्ती का इम्तिहान है, पेपर लीक हो रहा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार। मोदी जी की सरकार में 30 लाख रोजगार के पद खाली पड़े हुए हैं, 30 लाख केंद्र सरकार में। आप नौजवान यहाँ खड़े हो, यहीं पे हजारों खड़े होंगे जिनके पास रोजगार नहीं है। वहां 30 लाख पद खाली हैं, वो पद भरे नहीं गए हैं। तो पद खाली हैं, नौजवान खाली हैं, लेकिन आप पद नहीं भर रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और है, सरकार का ध्यान रोजगार बनाने में नहीं है। तो ये परिस्थिति है कि जब आपको रोजगार नहीं मिलता तो फिर आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पे ही रोजगार मिलता है, और आप सब वही करते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, कोई स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये स्थायी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। एक तो हुई खेती की बात। एक जमाने में खेती में भी रोजगार मिलते थे, लेकिन जब से इतनी महंगाई आई है, किसान खुद कमा नहीं पा रहा है। तो जब किसान खुद कमा नहीं पा रहा है तो वो कैसे रोजगार दिलवाएगा अपनी खेती में? तो फिर वो भी कम मजदूर रखता है। वो भी कहता है कि जितना काम मैं खुद निपट सकता हूं निपट लूंगा। तो खेती से रोजगार कम हो रहा है। बड़े बड़े जितने भी सरकारी कॉरपोरेशन थे, जितनी सरकारी कंपनियां थी जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलते थे, तकरीबन सभी की जो सब्सिडी है, जो सब्सिडरी हैं, उनको इन्होंने अपने खरबपति मित्रों को दे दिया है। आज देश का कोयला, देश की सड़कें, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, सब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों के को दे दिए गए हैं। इनको आपकी संपत्ति थी, आपको रोजगार मिलता था, आपको सुविधाएं मिलती थी, अब वो सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों की हो गई है। अगर आपकी समस्याओं को ये सरकार समझती
तो वो जानती कि यहाँ से रोजगार मिलता है, नए नए रोजगार बनते हैं। ये संपत्ति अभी खरबपतियों को देने से ये रोजगार बंद हो सकते हैं, आरक्षण बंद हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हो गई वो नौकरी वो रोजगार। लेकिन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनकी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए ही बन रही हैं। अगर आप ठीक ढंग से समझेंगे और देखेंगे तो हर स्तर पे ये हो रहा है। मैं रोजगार की बात कर रही थी, एक और जगह थी जहां से रोजगार बनते थे, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री, मध्यम साइज की इंडस्ट्री है, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, किसी ने अपना बिजनेस खोला है, किसी की दुकान है, उससे भी रोजगार मिलता था। लेकिन उसको इतने संकट में डाल दिया है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने। नोटबंदी लाए पहले, उससे जितने भी छोटे और मध्यम के वर्ग के बिजनेस थे वो सारे, उनकी कमर टूटी। उसके बाद जीएसटी लाए और मुश्किलों में डाला, तो वहां से भी रोजगार बंद हो गए। तो स्थिति ये है आज देश में कि 10 सालों में रोजगार बनाने का काम नहीं किया गया है। इसीलिए आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आज 70 करोड़ नौजवान हमारे देश में बेरोजगार हैं। और जहां जहां अच्छी अच्छी स्कीमें थी या अच्छे अच्छे रोजगार थे, जैसे आपने देखा है सेना में था, उसको भी इन्होंने 5 सालों के लिए करके अग्निवीर जैसी स्कीम लाके उसको भी खत्म कर दिया। अब कोई जाना नहीं चाहता है, सेना में भर्ती नहीं होना चाहता, क्योंकि कहता है कि 5 साल बाद घर आ जाऊंगा फिर बेरोजगार होऊंगा। तो ये परिस्थिति है। सारी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। जो 30 लाख रोजगार जो खाली हैं, जो पद खाली हैं, हम कह रहे हैं हम उन सबको भरेंगे जब हमारी सरकार आई है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। मैं नौजवानों को यहाँ खड़े हुए देख रही हूँ। अगर और जब आप स्नातक पास होंगे तो आपके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे हम। अप्रेंटिसशिप मतलब आपने देखा और सुना होगा कि जो अमीर लोग हैं, इनके बच्चे जब पढ़ाई खत्म करते हैं तो स्थायी रोजगार मिलने से पहले उनको एक अप्रेंटिसशिप में डाला जाता है, जिसको इंटर्नशिप कह लीजिए, लेकिन उसमें वो कमाते हैं। तो हम आपके लिए ऐसी अप्रेंटिसशिप लाएंगे जो आज तक गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं थी, जिसमें आप जब स्नातक पास होंगे आपको भी एक अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में डाला जाएगा और आपको 1 लाख रुपए सालाना आप उससे कमा पाएंगे। आपके लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा, जिससे अगर आप छोटे कारोबार अपने शुरू करना चाहेंगे आपको लोन मिलेगा और आप वो लोन लेके, आप वो पैसे लेके आप वो कारोबार शुरू कर सकेंगे। ये सिर्फ आपके लिए होगा, इसलिए ब्याज बहुत कम होगा इसका, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम छोटे और मध्यम बिजनेसों को खूब समर्थन दें ताकि खूब रोजगार बने और आप अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। जहां तक महिलाओं की बात की, मैंने आपको ये भी बताना चाहती हूं बहने कि 25 लाख रुपए तक जितना भी इलाज है पूरे परिवार का, चाहे कोई भी सुविधा हो स्वास्थ्य की, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये स्कीम हमने राजस्थान में लागू की और वहां इस स्कीम की बहुत चर्चा हुई क्योंकि लोग बहुत खुश थे। लोगों ने हार्ट ऑपरेशन कराए इस स्कीम के तहत बगैर 1 रुपया दिए। तो बहुत अच्छी स्कीम है, हम देश भर में इसे लागू करना चाहते हैं। हम देखिए आपके लिए ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि पूरे देश का विकास हो, आपका विकास हो बहने, किसानों का हो, सबका एक साथ विकास हो। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सबको समान दृष्टि से देखना है और ये जो समानता है ये हमारे संविधान की देन है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो इस देश में समानता चाहता है वो संविधान के विरोध है। तो आप सोचिए कि इन्होंने
हर चीज को घुमाकर उल्टा कर दिया है। संविधान आपके लिए बना, आप सबको समान अधिकार देने के लिए बना। आज देश के प्रधानमंत्री खुद आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि जो समानता के लिए लड़ रहा है वो संविधान का विरोध कर रहा है। तो आप सोचिए कैसी कैसी गलत बातें आपको बताई जाती हैं और काम इनके कैसे हैं। आपको जल, जंगल और जमीन पे अधिकार दिए गए थे, संविधान ने दिए, कांग्रेस की सरकारों ने दिए। उन सब अधिकारों को कमजोर करने का काम इन्होंने किया है। पहले SC, ST, OBC और रिटायर्ड फौजियों को जमीन के पट्टे मिलते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, भाजपा की सरकार रही है 10 सालों से, आपको क्या पट्टे मिलते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, तमाम सरकारी कंपनियों को प्राइवेट बनाने का काम किया है। इससे आरक्षण खत्म होते हैं, फिर से आपके अधिकार कमजोर होते हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में आपको अच्छी शिक्षा मिलती थी कम फीस में। जब प्राइवेट इतने सारे बनाते हैं और सरकारी विश्वविद्यालयों को कमजोर करते हैं, तो भी ये काम करते हैं कि आरक्षण भी कम होंगे और फीस भी ज्यादा होगी। तो आप देखिए, ऊपर के जितने भी पद हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, उसमें लैटरल एंट्री से ये पद दे रहे हैं, बाकी सब खाली रख रहे हैं। और जो नीचे के पद हैं, जो भर्ती के पद हैं, उसको खाली रख रहे हैं। तो ये सारे काम जो कर रहे हैं ना, ये इनकी एक नीति है। और ये नीति जो है, ये सबसे बड़ी इनकी नीति जो है कि सब कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की सफलता और उनके आगे बढ़ने के लिए हो, और जो देश का गरीब है उसको 5 किलो का राशन पकड़ाओ और उसको बड़ी बड़ी बातें बताओ, मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े इवेंट दिखाओ और उसी में निपट लो बस। उसके आगे कोई रोजगार देने की बात नहीं, विकास करने की बात नहीं, नए पाठशाला बनाने की बात नहीं, नए विश्वविद्यालय बनाने की बात नहीं, अस्पताल बनाने की बात नहीं। कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, 10 सालों में आपने क्या किया? तो हाल बुलेटिનમાં રોકાઈશું નાનકડા વિરામ માટે। જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ।